सही समय रहते गौरी दादी को पकड़कर साइड में ले लेती है। ये भगवान! दादी, आप ठीक तो हो ना दादी? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करती हो दादी आप? अगर आज आपको कुछ हो जाता तो? थोड़ा देखकर चलना चाहिए ना आपको। माफ कर दे बेटा, मैं धीरे धीरे किसी सोच में चल रही थी, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान दूंगी। जानती हूँ कि हर वक्त कोई मेरे साथ नहीं रह पाएगा, इसीलिए इस उम्र में तो मुझे खुद का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हो दादी, वो भी अकेले? वो दरअसल बात ये है कि मैं अपने पोते मोहन के साथ बाहर आई थी। वो देख, वो रहा मेरा चीकू, मेरा मोहन। फिर दादी मोहन को एक्सीडेंट के बारे में सब बता देती है और तभी वो फौरन 50,000 की गड्डी निकालकर गौरी को दे देता है। ये क्या है? ये है तुम्हारा इनाम और मेरी दादी की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब जाओ यहाँ से। चलो दादी, बहुत देर हो चुकी है, अब गाड़ी में बैठ जाओ। एक मिनट साहब, ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। मुझे आपके ये पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या मतलब? इंसानियत भी कोई चीज होती है और आज मैंने जो भी किया है वो इंसानियत के नाते ही किया है और उसके बदले में मुझे दादी ने दुआ दे दी है। इसीलिए मुझे आपके इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज का इनाम पैसा नहीं होता। कुछ लोगों की तो बस दुआएं ही पैसों से बढ़कर होती हैं। इसीलिए ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। अरे लेकिन, गौरी वहां से चली जाती है। मैंने पहली बार ऐसी गरीब देखी है जो पैसे मिलने के बाद भी लौटा कर चली गई। सिली गर्ल। इतनी गरीब होने के बावजूद भी गौरी में कितना आत्मसम्मान है। और आजकल के जमाने में तो ऐसी लड़की बहुत कम होती है। लेकिन ये क्या, ये गौरी इतनी रात गई इस सिटी हॉस्पिटल में क्या कर रही थी और इसके पिता और चाचा क्यों रो रहे हैं? पता लगाने पर दादी को भी समझ आ जाता है कि गौरी और उसका परिवार कितनी चिंता में है। इसीलिए अगली सुबह वो साधना के हाथों पैसे भेजती है। अरे नहीं साधना, इन पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं और मेरा परिवार कुछ ना कुछ तो देख ही लेंगे। तुम चिंता मत करो साधना, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। अरे लेकिन कैसे होगा? समय बहुत कम है और मुन्ना भाई और बुंदी भाभी का इलाज जल्द से जल्द करवाना होगा। भगवान ना करे अगर देर होने के कारण उन्हें कहीं कुछ ज्यादा ना हो जाए। देखो गौरी, मैं समझती हूँ कि तुम में आत्मसम्मान है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तुम चाहो तो ये पैसे मुझे वापस दे देना, लेकिन अभी के लिए इसे अपनाने से मना मत करो। प्लीज ले लो इसे। ठीक है साधना, मैं इन्हें तुम्हें वापस चुका दूंगी। और इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया, तुम्हारा भी और दादी का भी। कोई बात नहीं गौरी, अब जाओ, जल्दी से ये पैसे जमा कर दो। सही समय पर मुन्ना और बूंदी का इलाज हो जाता है और अगले 3 दिनों में वो अस्पताल से घर लौट आते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और अनामिका और शाश्वत मोहन के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। ये देखो शाश्वत, पवन बिरला की बेटी सुनैना। पवन बिरला तो एक टॉप का बिजनेसमैन है और अगर हमने उसके साथ ये रिश्ता जोड़ दिया तो आगे चलकर हम उसके साथ बिजनेस में टाइप भी कर सकते हैं। अनामिका, सही कहा तुमने। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा अनामिका? ये आजकल की मॉडर्न लड़कियां किसी काम की नहीं होती। अरे इन अमीरों में तो बस 30 या 40% ही लड़कियां अच्छी होती हैं और बाकियों को तो शादी का मतलब ठीक से पता भी नहीं होता। तो अब क्या करें माँ जी? हमारे मोहन का रिश्ता किसी गांव की गवार लड़की के साथ जोड़ दे क्या? गांव की गवार लड़की नहीं, उसके लिए तो एक ऐसी लड़की चाहिए जो इस नए जमाने की होने के साथ साथ संस्कारों से भरपूर हो। उसमें वो हर एक गुण हो जो एक परिवार को साथ में जोड़े रखता है, जिसमें तो असफल रह गई। प्लीज माँ जी, अब आप शुरू मत हो जाइए। अरे मैं अभी तक शुरू हुई ही कहा हो। तुम सबने अपने बहुत चला ली, लेकिन चीकू की शादी उसी लड़की के साथ होगी
जिससे मैं फाइनल करूंगी। दादी की बातें सुनकर अनामिका को उस पर बहुत गुस्सा आता है। दादी जब जब खिड़की में से गौरी को देखती, तब उसे ही अपनी बहू बनाने का ख्वाब देखती। फिर एक दिन अचानक से दादी के सीने में बहुत दर्द होने लगता है। फिर डॉक्टर से चेकअप कराने पर पता चलता है कि उन्हें दिल की बीमारी है और वो तो अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये आप क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब इनकी आखिरी ख्वाहिश जो भी हो, प्लीज उसे पूरा कर दीजिए, क्योंकि इनके पास समय बहुत कम बचा है। फिर दादी अपनी आखिरी ख्वाहिश के रूप में मोहन और गौरी की शादी का ऐलान करती है। व्हाट? शादी? और वो भी उस झोपड़ी में रहने वाली गौरी के साथ? ये आप क्या बोल रही हो माँ जी? वो लड़की तो हमारे घर की नौकरानी बनने के लायक है, लेकिन आप तो उसे हमारे घर की बहुरानी बनाना चाहती हो। हाँ, और यही मेरी आखिरी इच्छा है। शाश्वत बेटा, इसे पूरा कर दे। मैं मेरी ये इच्छा पूरी होते हुए देखना चाहती हूँ। ठीक है माँ, अगर यही आपकी आखिरी इच्छा है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। फिर बाद में, हैव यू गॉन मैड शाश्वत? अरे वो लड़की झोपड़ी में रहती है तो वो हमारे बेटे की बीवी कैसे बन सकती है? अरे तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया है, और साथ में तुम्हारा भी। और नहीं तो क्या पापा, मैं उस गरीब फटीचर के साथ कैसे रह पाऊंगा? देखो बेटा, अगर माँ ने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। कोई बात नहीं बेटा, होने दो माँ जी की इच्छा पूरी। लेकिन जब वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी, तब मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगी, वो भी एकदम रिच और क्लासी लड़की के साथ। फिर दादी गौरी का हाथ मांगने उसके घर पहुंच जाती हैं, और वो सुनकर तो गौरी एकदम हैरान रह जाती है। नहीं दादी, मैं ऐसे आदमी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ूंगी जिसे पैसे और घमंड की सिवा कुछ दिखाई भी नहीं देता। उसने तो उस रात आपका हालचाल भी नहीं पूछा, बस मेरे हाथ में पैसे थमा दिए और ले गया आपको साथ में। जानती हूँ बेटा, लेकिन ये फैसला मैंने बहुत ही सोच समझ कर लिया है। देख बेटा, जीवन के ये अंतिम महीने मुझे खुशी के साथ जीने हैं, इसीलिए मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मेरे पोते के साथ शादी कर ले प्लीज बेटा। पर दादी की विनती के सामने गौरी मजबूर हो जाती है और उसे अपने उसूलों को पीछे छोड़कर दादी की खुशी और उनका मान रखने के लिए मोहन के साथ शादी करनी ही पड़ती है। फिर शादी के बाद पहली सुबह, अरे ये क्या, आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है और मैंने सबके लिए कितना बढ़िया सा खाना बनाया है, लेकिन यहाँ पर तो खाने के लिए कोई भी नहीं है। अरे होगा भी कैसे, तेरे हाथ का खाना खाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। ये आप क्या कह रहे हो माँ जी? डोंट कॉल मी माँ जी, ओके? लेकिन माँ जी, ये खाना तो मैंने बड़े ही प्यार से बनाया है और बहुत ही मेहनत से सीखा है मैंने अपनी भाभी से, और तभी जाकर इतना अच्छा खाना बनाने लगी हूँ मैं। हाँ, वो बात अलग है कि गैस पर खाना बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन वहां पर मौजूद धन्नू काका और वंदना दीदी ने मेरी बहुत मदद की। देखो गौरी, इस घर में नौकर चाकर है, इसलिए प्लीज अपने इतने गरीब घटिया हाथों से खाना मत बनाया करो। और हम सब एक साथ खाना नहीं खाते, हर किसी का खाना खाने का टाइम अलग अलग होता है, इसीलिए सभी लोग मोस्टली ऑफिस में खाना खाते हैं या फिर बाहर किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तभी वहां पर दादी आती है। बकवास बंद करो अनामिका। अरे अगर तुम्हें गौरी के हाथ का खाना नहीं खाना है तो तुम उसे मत खाओ ना, लेकिन मैं तो उसे जरूर खाऊंगी। गौरी बेटा चल, मुझे परोस कर दे खाना। लेकिन माँ जी, दादी और साधना गौरी के हाथ का खाना खाते हैं और ये सब अनामिका देखती ही रह जाती है। फिर रात में, ओ तेरी, ये क्या, ये गद्दा तुमने नीचे क्यों बिछाया है? हम दोनों तो बेड पर सोएंगे ना। बेवकूफ था मैं, जो कल रात को थकान के कारण तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सो गया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर नहीं सोऊंगा।
और इसीलिए तुम नीचे इस गद्दे पर सोओगी। मैंने तुम्हारे लिए नौकरों से कहकर ये गद्दा बिछाया है। बस करो मोहन, अब ये बेड तुम्हारे साथ साथ मेरा भी है, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। इसीलिए तुम मुझे इस बेड पर सोने से नहीं रोक सकते। नहीं गौरी, तुम इस बेड पर बिल्कुल नहीं सोओगी। अरे ऐसे कैसे नहीं सोऊंगी? अब तो मैं बेड पर ही सोऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा ना तुमसे कि तुम बेड पर नहीं सोओगी। एक बार कही हुई बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? तभी वहां पर दादी आती है। गौरी बेड पर ही सोएगी, वो भी तेरे साथ। अरे दादी, आप यहाँ पर? हाँ, और गौरी तेरी बीवी है और तेरी हर एक चीज पर इसका बराबर का हक है। इसलिए तू भी इसे कुछ भी नहीं कह सकता। बस कीजिए दादी, आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने इस गरीब के साथ शादी तो कर ली, तो अब और क्या क्या करूं मैं? सुकून से सो भी नहीं क्या? क्यों, गौरी को कांटे लगे हैं क्या? अरे ये भी तेरे साथ सो ही रही है ना। बस ये गरीब है, इसलिए तुझे इसके साथ नहीं सोना है। अरे हमेशा से मैंने तुझे यही समझाया है कि अमीर और गरीब होने से पहले हम सब एक इंसान हैं। इसीलिए मैं कुछ भी नहीं जानती। तू अपनी बीवी को पूरा मान और सम्मान देगा, और आज का ये तुम दोनों का पहला और आखिरी झगड़ा होना चाहिए, और इसके बाद तुम्हारे कमरे से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। पर दादी। पर वर कुछ नहीं। अगर इसके बाद मुझे झगड़े के बारे में भनक भी लगी तो देख लेना। चलो अब सो जाओ दोनों। शुभ रात्रि दादी। शुभ रात्रि बेटा। फिर अगली सुबह गौरी जल्दी उठकर आरती गाती है और सभी उसकी प्यारी आवाज सुनकर अपने आप एक हो जाते हैं, और सबको साथ में देखकर दादी बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह गौरी, सबको आरती दे दो, फिर उसके बाद प्रसाद भी बांटना। जी दादी। कितना अच्छा लग रहा है ना आज, मानो आज कोई त्योहार ही हो। और गौरी बेटा, अब हर रोज इसी तरह से आरती गाना, बहुत अच्छा लगता है। हाँ गौरी, बहुत सुरीली आवाज है तुम्हारी। क्या? मेरा मतलब, मैं तो बस ऐसी ही तारीफ कर रहा हूँ। वैसे ठीक ठाक ही गा लेती है, और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। दिन भर स्टाफ होने के बाद भी गौरी घर के सारे कामों में हाथ बटाती है, सबकी छोटी से छोटी चीजों का ध्यान भी रखती है। सभी उससे कटे कटे से रहते हैं, लेकिन वो किसी के इस रूठे बर्ताव का बुरा नहीं मानती। फिर एक दिन, सच बताना बिटिया, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ अम्मा, सब एकदम ठीक है, पर मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना खड़ूस परिवार अचानक से इतना दिलदार कैसे बन सकता है? तू झूठ बोल रही है ना हमसे? सच बता गौरी। देखिए बाबूजी, उन लोगों का स्वभाव रातों रात कैसे बदल जाएगा? और वैसे भी उनकी खटास उनके पास, मैं तो हर चीज में मिठासी ढूंढती हूँ। एक कान से सुनती हो और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। अगर सबकी बातों की चिंता करती बैठूं, तो मेरा जीना तो दुश्वार ही हो जाएगा ना। सो तो है बेटा, पर फिर भी अगर तुझे वहां पर रहने का मन नहीं हो तो यहाँ पर वापस चली आ। नहीं अम्मा, दादी की ख्वाहिश है कि मैं उस घर की बहू बनूं। मैंने हमेशा उन्हें अपनी दादी के समान माना है, और वो तो अब बस कुछ ही समय रहेगी हमारे साथ। इसीलिए उनकी आखिरी ख्वाहिश को मैं जरूर पूरा करूंगी। किसी की दुआ कब और कहाँ काम आ जाए, कोई पता नहीं सकता माँ। वो बात तो है बिटिया, लेकिन अगर तुझे कभी भी कुछ लगे ना, तो तू सीधे चली आना यहाँ पर। इस झोपड़ी के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। अम्मा बाबूजी, आप दोनों की चिंता मैं भली भांति समझ सकती हूँ, लेकिन आप दोनों निश्चिंत रहिए। मैं अच्छे अच्छों को ठीक कर सकती हूँ, और देखना, इन अकड़ू अमीरों को मैं एक ना एक दिन लाइन पर लाकर ही रहूंगी। ऐसे ही एक दिन, ओ नो, मेरा ज्वेलरी का सेट मिल ही नहीं रहा। पूरे 5 लाख रुपए का था, ना जाने कहाँ चला गया। हर जगह ढूंढ लिया मैंने। अरे वही कहीं पर होगा, ठीक से ढूंढना बेटा। नहीं दादी, नहीं है वहां पर, मैंने हर जगह ढूंढ लिया। कमाल है,
आज से पहले तो कभी इस घर में एक चीज इधर की उधर भी नहीं हुई। और इस झोपड़ी में रहने वाली गौरी के आते ही अचानक से 5 लाख रुपए का ज्वेलरी सेट चोरी हो गया। वो ना हो, वो सेट इसी ने चोरी किया होगा। क्या? आखिर वो सेट किसने चुराया है? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तूने मुझे पहचान लिया बेटा? हाँ माँ, और अपनी माँ को मैं कैसे भूल सकती हूँ? आहाना, मेरी बच्ची माँ। तनुजा अपनी बेटी आहाना को कसकर गले लगती है। मुझे तो लगा कि तू मुझे पहचान ही नहीं पाएगी, लेकिन तूने मुझे पहचान लिया बेटा। कितनी बड़ी हो गई है मेरी चुटकी। हाँ माँ, लेकिन आप तो आज भी वैसी ही हो, एकदम सुंदर। नजर ना लगे आपको किसी की भी। लेकिन मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? पापा ने तो कहा था कि आप इस दुनिया में नहीं रही और आप एक एक्सीडेंट में। नहीं बेटा, ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। और मैं जिंदा हूँ। लेकिन कैसे माँ? और अगर आप जिंदा हो तो आप इतने सालों तक कहाँ पर थी? मुझे मिलने के लिए आपने इतनी देर क्यों की माँ? आपको पता भी है आपके बिना जीना कितना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। माफ कर दे मेरी बच्ची, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। हाँ, ये सच है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद मैं मृत घोषित कर दी गई। लेकिन उस रात एक्सीडेंट के बाद मेरी बॉडी बहकर नदी के किनारे पहुंच गई थी। फिर एक भले आदमी ने मुझे बचा लिया। क्या? हाँ बेटा, मेरी सांसें तो चल रही थी, लेकिन मैं कोमा में जा चुकी थी और इतने सालों तक मैं कोमा में ही थी। और अब जाकर मैं कोमा से बाहर निकली और फिर मुझे सब याद आ गया और मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और चली आई तुमसे मिलने। भगवान का लाख लाख शुक्र है माँ कि आप कोमा से बाहर आ गई। हाँ बेटा, मैं घर की ही तरफ जा रही थी, इसी उम्मीद में कि आज भी हमारा घर वही होगा, कहीं बदल तो नहीं गया ना कुछ। और फिर मेरी नजर इस पार्क पर पड़ी और मैंने तुझे यहाँ पर मुझे मिलने बुला लिया। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा माँ कि आप जिंदा हो। लेकिन आपके जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है माँ। पापा ने दूसरी शादी कर ली और तो और उन्हें एक दूसरी बेटी भी है। क्या? फिर आहाना तनुजा को दीपिका और कीर्ति के बारे में सब कुछ बताती है। हे भगवान, इतना सब बदल गया। ये क्या हो गया मेरे साथ? उस एक्सीडेंट के कारण मैंने सब कुछ खो दिया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए माँ, अब आप आ गई हो ना, तो उस दीपिका और उसकी नकचड़ी बेटी को हमारी जिंदगी से बाहर जाना ही होगा। चलिए अब हम घर चलते हैं। लेकिन आहाना, ये सब सही नहीं होगा। नहीं माँ, आप घबराइए मत और चलिए मेरे साथ, क्योंकि वो घर आज भी आपका है और पापा भी आपके ही हैं। फिर आहाना तनुजा को घर लेकर आती है और तनुजा को देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। बहू तू? तनुजा तुम यहाँ पर? हाँ पापा, माँ जिंदा है। फिर आहाना घर वालों को सब कुछ बताती है। चलो दीपिका, अब निकलो यहाँ से, क्योंकि इस घर की असली मालकिन आ चुकी है। नहीं आहाना, इसे मत बोल बेटा। अरे माँ, आप इतना घबरा क्यों रही हो? अरे ये घर आपका है और पापा ने आपके जाने के बाद ही इस औरत से शादी की थी। तो अब जब आप वापस आ गई हो तो इसकी इस घर में क्या जरूरत है? आहाना, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी अकल नहीं है तुम में। अरे इतनी बुजदिल कैसे हो सकती हो तुम? ओ रियली पापा, सॉरी, पर बुजदिल मैं नहीं आप हो। माँ जिंदा है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही। क्योंकि? हाँ बोलिए ना, क्योंकि क्या? आहाना, अपने पापा से तमीज से बात करो। ये क्या तरीका है बात करने का? लेकिन माँ। अरे चुप रहो सब। मुझे हमेशा से जिस बात का डर था वही हुआ। आप कहना क्या चाहते हो दादाजी? कुछ नहीं, लेकिन एक बात सुन लो।
तनुजा बहू अगर इस घर में रहेगी तो दीपिका बहू और कीर्ति भी रहेंगे, क्योंकि ये घर जितना इसका है उतना ही इन दोनों का भी है। और जैसे तू इस घर की बेटी है वैसे ही कीर्ति भी इस घर की बेटी है। पर दादाजी, बस आना, अब जबान लड़ाना बंद कर। और ये नाटक तू अपने माता पिता के साथ कर सकती है, लेकिन मेरे साथ नहीं। अगर मैं तुझे प्यार दुलार दे सकता हूं तो तुझ पर मैं गुस्सा भी कर सकता हूं। मेरी गिनती बेवकूफ लोगों में मत करना। जो भी तेरे पापा ने किया है वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हालातों के चलते किया है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अकेला नहीं रह सकता। एक वक्त के बाद हर किसी को किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ती ही है। और इसीलिए अनुपम ने दीपिका से शादी की और अपना नया संसार बसाना चाहा। और ये जो कुछ भी हुआ है उसमें ना तो दीपिका की गलती है, ना ही अनुपम की, और ना ही तेरी माँ की। दादाजी के कहने पर आहाना चुप हो जाती है। फिर बाद में, अरे क्या अब भी माँ, आप यहाँ गेस्ट रूम में शिफ्ट क्यों हो गई? आपको तो पापा के कमरे में शिफ्ट होना चाहिए था ना, क्योंकि वो कमरा आप दोनों का है। नहीं बेटा, माना कि मैं उनकी पहली पत्नी हूँ, लेकिन अब उनके जीवन में सबसे अहम दर्जा दीपिका का है और वो दर्जा मैं उससे नहीं लेना चाहती। हालात काफी बदल चुके हैं बेटा, इसीलिए जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दे। वही दूसरी तरफ, ये सब क्या हो गया दीपिका? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर मैंने तनुजा की असलियत के बारे में आहाना को बता दिया तो वो तो मुझ पर विश्वास ही नहीं करेगी। जाने दीजिए, अब ये सब कहकर कोई फायदा नहीं। आहाना को उसकी सगी माँ मिल चुकी है और तनुजा दीदी भी सब कुछ छोड़कर वापस आ गई है उसके पास। इसीलिए उसकी खुशी में ही मैं बहुत खुश हूँ। ये तुम क्या कह रही हो दीपिका? मानना पड़ेगा, इतना बड़ा दिल है तुम्हारा। फिर अगले दिन, अरे दीपिका, क्या तुम मुझे रसोई के बारे में सब बता दोगे क्या? कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा है? अरे आप रहने दीजिए दीदी, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी सब कुछ। अरे नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब से हम दोनों साथ मिलकर बनाएंगे खाना। चलो अब मुझे सब कुछ बताओ। ठीक है दीदी। फिर तनुजा और दीपिका मिलकर सारा खाना बनाती हैं। वाह, क्या कमाल का खाना बनाया है आपने माँ। यू आर द बेस्ट। दीपिका, इन खाने में से तुमने जो खाना बनाया है वही परोसो मुझे, क्योंकि मैं किसी और के हाथ का बना खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। जी लेकिन दीपिका, मैंने जितना कहा उतना ही करो, लेकिन वेकिन मत करते बैठो। ठीक है जी, अभी परोसती हूँ। फिर अनुपम दीपिका के हाथ का बना ही खाना खाता है। फिर जब सब अपने कमरे में चले जाते हैं तभी, ये सब क्या है दीपिका? अरे आप में जरा भी शर्म है कि नहीं? अब जब मेरी माँ वापस आ गई है तो आपको समझदार बनकर अपना रास्ता देख लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप तो अब भी यहीं पर हो, मेरे पापा के साथ चिपकी हुई। आहाना बेटा, ये सब इतना आसान नहीं होता। और मैं कहाँ पर जाऊँ बेटा? तेरे पापा के सिवा तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अरे जहाँ जाना है जाओ, लेकिन यहाँ पर मत रहो। ना जाने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है अपने पापा पर, जो वो माँ के आने के बाद खुश होना तो दूर, वो तो उनसे बात तक नहीं कर रहे। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बेटा। मैं तुम्हारे पापा के जीवन में तब आई थी जब तुम्हारी माँ जा चुकी थी। मैंने तुम्हारे पापा को तनुजा दीदी से अलग नहीं किया है और अब भी मैं उन दोनों के बीच नहीं आ रही। अरे ऐसे कैसे नहीं आ रही? आप ही की वजह से पापा मेरी माँ से बात नहीं कर रहे। अरे माना कि तब आपका कोई कसूर नहीं था, लेकिन अब तो आपका कसूर है ही ना। चलो वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, और आप मुझे अपनी बेटी भी मानती हो। हाँ बेटा, तो फिर मेरे प्यार के खातिर चली जाओ चुपचाप, वो भी किसी को बिना बताए, और ऐसी जगह पर चली जाओ जहाँ पर पापा आपको ढूंढ ही ना पाए। क्या? तभी वहां पर अनुपम आता है। बस करो आहाना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझ गई ना तुम? पापा आप?
और तुम दीपिका, इस लड़की की बातों में आकर कुछ गलत मत करती बैठना। और तुम नादान हो आहाना, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अरे इतने सालों से तुम्हें तुम्हारी माँ चाहिए थी ना, तो जब वो आ गई है तो उसके साथ खुश रहो और दूसरों को भी अपने हिसाब से खुश रहने दो। इतना कहकर अनुपम दीपिका को वहां से लेकर जाता है और ये देखकर आहाना को बहुत गुस्सा आता है। अरे क्या जरूरत थी तुझे दीपिका को ये सब कहने की? जरूरत थी माँ, मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया है। और आप देखना, मैं अब ऐसी ऐसी चालें चलूंगी जिनके चलते उस दीपिका को हमारी लाइफ से बाहर जाना ही पड़ेगा। खबरदार आहाना, जो तूने ऐसा कुछ भी किया तो तुझे मेरी कसम। लेकिन माँ, आप इतना सब कुछ क्यों सहन करके ले रही हो? और ये सब आपका होकर भी आप अपने हाथ से जाने दे रही हो। उल्टा आपको तो अपने हक के लिए लड़ना चाहिए ना। नहीं बेटा, अरे लड़कर भी मुझे कुछ मिलने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और तू ये क्यों नहीं समझ पा रही कि अब सब कुछ बदल चुका है। सब कुछ पहले जैसा होना अब एक सपने के समान हो गया है। लेकिन माँ, पापा का क्या? पापा आपसे इतना नाराज क्यों है? आपकी तो कोई गलती भी नहीं है। मुझे भी उसी बात की हैरानी हो रही है कि जिस आदमी को मैंने इतना टूटकर प्यार किया, जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए, आज वही आदमी मेरे साथ अजनबी की तरह पेश आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछ क्यों? क्यों माँ? क्योंकि भले ही मेरे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन आज तू मेरे पास है। वादा कर बेटा, तू अपनी माँ के साथ हमेशा रहेगी। तू कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी ना, जैसे मुझे बाकियों ने छोड़ दिया? नहीं माँ, वादा रहा, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अब बहाना जब अनुपम, कीर्ति और दीपिका को साथ में देखती है तब उसे बहुत दुख होता है। फिर एक दिन जब घर में एक पूजा होती है तभी, जल्दी चलो दीपिका, आज पूजा में तुम ही मेरे साथ बैठोगी। जी। 1 मिनट पापा, अगर सही मायनों में देखा जाए तो आपकी असली बीवी माँ है, ना कि ये औरत। इसीलिए पूजा में आपके साथ माँ ही बैठेगी। नहीं आहाना, चुप हो जा। नहीं माँ, मैं चुप नहीं बैठूंगी। सब कुछ चुपचाप सहन करके लेने की आदत आपकी होगी, मेरी नहीं। अब तक जो भी हुआ बहुत हुआ। और ठीक है, अगर आप इस औरत को घर से नहीं निकालना चाहते तो मत निकालो, लेकिन मेरी माँ को तो उनका हक दे दो। बस करो आहाना, और ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है? पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए अपनी ये बकवास बंद करो और मुझे अपनी बीवी के साथ पूजा करने दो। क्या? अनुपम सही कह रहा है। और आहाना बेटा, तू सारी सच्चाई नहीं जानती, और हम तुझे अगर बताएंगे तो तू उस पर भी विश्वास नहीं करेगी। इसीलिए कह रहा हूं, दीपिका ही अनुपम की असली बीवी है और पूजा में वही उसके साथ बैठेगी। वाह, क्या बात है! तो अब सबके सब एक हो चुके हैं और हम दोनों माँ बेटी को अलग कर दिया है। बहुत खूब दादाजी। लेकिन जिस घर में मेरी माँ को इज्जत नहीं मिलेगी, उस घर में मैं भी नहीं रहूंगी। चलो माँ, अब हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। क्या? बस करो आहाना, अब ये क्या जिद है? और नहीं तो क्या आहाना, फालतू की बातें बंद कर। नहीं, अब मैं किसी का नहीं सुनूंगी। आप सब बेवजह मेरी बेचारी माँ के साथ अन्याय कर रहे हो, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। अरे आप सबको पाप लगेगा, और ये एक बेटी की बद्दुआ है। अगर तुझे तेरी माँ की इतनी ही पड़ी है तो सारा सच सुनती जा। नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अरे आप सब झूठे फरेबी लोग हो, और ऊपर वाला सब देख रहा है। सबका हिसाब होगा। चलो माँ। नहीं आहाना, मैं ही निकल जाती हूँ यहाँ से, लेकिन तू यहीं पर रहे, क्योंकि ये सारी मुसीबत मेरे ही आने से हुई है। मेरी ही गलती थी, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। नहीं माँ, आपकी बेटी आपसे अलग नहीं रहेगी, और मेरे लिए इन सबसे बढ़कर आप हो। पर बेटा, मैंने कहा ना माँ, मैं आपके साथ ही रहूंगी।
अब चलिए। तनुजा, इसे अपनी भाषा में समझा दो कि ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। हाँ ना बेटा, रुक जाओ ना यहीं पर। प्लीज ऐसा मत करो बेटा। नहीं माँ, इस घर से और यहाँ के लोगों से अब से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं अब मर चुकी हूँ इन सब के लिए। फिर आहाना तनुजा के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नंदोई जी, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप मिताली को थप्पड़ मारने जा रहे थे। लेकिन नैनतारा, तू पहले तेरी ननंद को देख। इसकी जबान एकदम कैंची की तरह चल रही है। ये सब इसे शोभा देता है क्या? और जो सब आप और नंदोई जी कर रहे हैं वो आप लोगों को शोभा देता है क्या? हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। मिताली ही बात बात पर बहस करती रहती है। अगर माँ जी और पापा जी मेरे लिए कुछ भी करते हैं तो इसे पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत तकलीफ होती है। देखिए नंदोई जी, इसमें गलती भी आपकी ही है। अरे पहले तो आपने हमसे कार मांगी, वो भी माँ जी ने अपने गहने बेचकर दे दिए आपको। फिर आप अब पापा जी के मकान में रहने आए और वहां पर एसी और गीजर भी लगवा लिया। और ना तो आपने उसके पैसे दिए और ना ही 2 महीनों का किराया। ये आप क्या कह रहे हो भाभी? इसका मतलब वो एसी और गीजर पापा के पैसों से लगवाया है? हाँ मिताली, लेकिन तुम्हें ये बात पता नहीं थी क्या? नहीं भाभी, मुझे पराग ने ये सब बताया ही नहीं। बल्कि मैं तो आज तक यही मानती थी कि एसी और गीजर पराग ने लगाया है। और पराग तुम, अरे कितने नालायक आदमी हो। माँ और पापा से ना जाने कितना कुछ वसूला है तुमने। अरे ऐसे कौन करता है भला? और आप दोनों तो हमेशा कहते रहे कि हमने आपको दहेज कम दिया है। पहली बात तो दहेज जैसी प्रथा को बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए। फिर भी माँ जी और पापा जी ने आपको दहेज दिया। मिताली सही कहती है कि आप दोनों जानबूझकर हमारे परिवार से सब कुछ वसूलना चाहते हो। देखिए भाभी, आप बड़ी है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो जी में आए बोलती जाओ और मैं चुपचाप सुनता रहूं। बस बहुत हो गया, अब मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। मिताली, चलो यहाँ से। मैं अपनी ननद को ऐसे ससुराल में रहने ही नहीं दूंगी। चलो अपना सामान पैक करो। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा और मेरा भी यही फैसला है कि अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। फिर मिताली अपना सामान पैक करने लगती है और ये सब देखकर लाजवती और पराग घबरा जाते हैं। अरे मिताली, ये तुम क्या कर रही हो? इतनी छोटी छोटी बातों के लिए घर छोड़कर मत जाओ प्लीज मिताली। नहीं पराग, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और आज तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की। कल को तो तुम मुझे मार भी सकते हो, इसीलिए मुझे यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। इतना कहकर मिताली नैनतारा के साथ वहां से चली जाती है। फिर मायके जाने पर, बहू तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ये मिताली तो ना समझी है, लेकिन तू तो समझदार है ना, तो फिर तू इसे अपने साथ क्यों लेकर आई? अरे माँ जी, वहां वो आदमी इस पर हाथ उठाने वाला था, अब यही सब देखना बाकी रह गया है क्या? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन बात करके भी झगड़े मिटाए जा सकते हैं और ऐसे घर छोड़कर आना बिल्कुल सही नहीं है। अब ये मायके में आकर रहेगी तो 4 लोग क्या बोलेंगे? अरे तूने तो सबको बातें बनाने के लिए अच्छा विषय दे दिया। अरे क्या माँ, आप भी आपको लोगों की पड़ी है? आपको अपनी बेटी दिखाई नहीं देती क्या? नैनतारा की बातें सुनकर तो मेरा खून खोल रहा है। अरे उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? वो लोग मिताली पर हाथ उठा भी कैसे सकते हैं? उसकी बैंड तो मैं आज बजा कर ही रहूंगा। भुवन, ऐसा कुछ भी मत करना और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं नंदोई जी को अच्छे से सुना कर आई हूँ और अब वो फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और माँ, दुनिया वालों का मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं अपनी मानसिक शांति के लिए यहाँ पर आई हूँ, इसलिए प्लीज मुझे आप यहाँ पर रहने दो और बार बार अपने दामाद की तरफदारी करना बंद करो। माँ, हमेशा से आप वही करती आई हो
और उसने तो उसी बात का फायदा उठाया है। मिताली की बातें सुनकर इंदु चुप हो जाती है। वही उसके ससुराल में। अरे माँ, अब हम क्या करें? मिताली तो चली गई। वही तो। अरे अब तो मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि घर का सारा काम कौन करेगा। बहू एक सोने की मुर्गी होती है, क्योंकि वो अपने साथ दहेज लाती है। तूने सब कुछ सही किया, बस एक गलती कर दी। तूने बहू को खुश नहीं रखा। क्या? हाँ बेटा, तू मिताली के मायके वालों से सब कुछ सीधे सीधे लेते रहा। लेकिन अगर तू मिताली की नजरों में अच्छा बनकर रहता तो मिताली खुद से अपने मायके का सब कुछ तुझे ला कर देती, वो भी खुशी खुशी से। लेकिन तू बस उससे झगड़ता रहा। हाँ माँ, अब मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि ये सब मेरे ही कारण हुआ है। अगर हम मिताली के साथ अच्छे से पेश आते तो वो भी हमारे साथ वैसे ही पेश आती। अब भी मौका तेरे हाथ से गया नहीं है बेटा। वो गुस्से में मायके गई है, तो अब तू जाकर उसे मना ले और वापस अपने घर पर लेकर आ। लेकिन कैसे माँ? क्योंकि जिस तरह से वो गई है उसे मनाना बहुत ही मुश्किल है। और उसके भैया भाभी, उन दोनों का दिमाग भी गर्म हो चुका है। वो दोनों मुझे उससे मिलने देंगे कि नहीं, ये तो अब मुझे भी नहीं पता। अरे तू चिंता मत कर बेटा, क्योंकि उस घर में भैया भाभी की बिल्कुल नहीं चलती, बल्कि माँ और पापा की चलती है। और उसके माँ और पापा तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि तू उनके घर का दामाद है। और तू बहुत खुशनसीब है बेटा कि तुझे ऐसे सास ससुर मिले हैं। इसलिए तुझे अब सब कुछ ठीक करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग उनसे फिर से सब कुछ हड़प पाएंगे। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं मिताली को मना कर ही रहूंगा। फिर पराग मिताली के मायके में जाता है। नंदुई जी, इतना सब होने के बाद भी आपको शर्म नहीं आई क्या, जो मुंह उठाकर चले आए आप यहाँ पर? मिताली आपसे नहीं मिलना चाहती, चले जाइए आप यहाँ से। ए बहू, अरे तू अपनी लाज शर्म बेच आई है क्या कहीं पर? भूल मत, ये तेरे नंदोई जी हैं। आज तो तूने इनसे इस तरह से बात कर ली, लेकिन आइंदा से मत करना, समझ गई ना? और नहीं तो क्या। अरे आग बुझाने की जगह तुम लोग आग में और घी डाल रहे हो। अरे माँ जी, पापा जी, आप दोनों की सोच इतनी पिछड़ी हुई कैसे हो सकती है? अरे आप दोनों ने तो बस अपने दामाद को भगवान मानकर सर पर चढ़ा रखा है, लेकिन ये उसके लायक भी है क्या? बस बहू, बहुत हुआ। अपनी जबान को काबू में रख और जा रसोई में जाकर खाना बना दे। बेवकूफ कहीं की। पर माँ जी, बहू, बस बहुत हुआ, अब अंदर जाओ। नयनतारा अपने सास ससुर की बात मानकर अंदर रसोई में चली जाती है। फिर इंदु और शैलेश पराग से बात करने लगते हैं और पराग उन दोनों की नजरों में अच्छा बनने की पूरी कोशिश करता है। माँ जी, पापा जी, अब आप ही बताइए, आर्थिक समस्या किसके ऊपर नहीं आती? मैंने 2 महीनों का किराया क्या नहीं दिया? मिताली मुझे और माँ को सुनाने लग गई। मुझ तक तो सब ठीक है, लेकिन वो मेरी माँ को भी बहुत उल्टा बोलती है और ये मुझसे सहन नहीं होता। पापा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ दामाद जी, लेकिन आपको भी हमारी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अरे आप उसे समझा भी तो सकते थे ना। माफ कर दीजिए पापा जी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर, आप चाहो तो पैर पकड़कर भी माफी मांगता हूँ। गुस्से में मैं अपना आपा खो बैठा, लेकिन मैं कभी उस पर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी माँ के बाद मिताली ही है जिससे मैंने इतना टूटकर प्यार किया है। वो मेरी बीवी है और गलतियां किससे नहीं होती, और इंसान तो गलतियों से ही सीखता है ना। लेकिन पापा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं उस पर हाथ तो क्या, उसे डांटूंगा भी नहीं। कोई बात नहीं दामाद जी, मैं आपको समझ सकती हूँ। अब जो हुआ सो हुआ, और आपका पछतावा देखकर हमें अच्छा लगा, और हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप अपनी गलती नहीं दोहराएंगे। जी माँ जी, मैं अभी मिताली को बुला कर लाती हूँ। फिर इंदु मिताली को बुलाने जाती है, लेकिन वो उस पर बहुत गुस्सा होती है। मिताली बेटा, बाहर चल। अरे दामाद जी अपने किए पर सच में शर्मिंदा है।
और उन्होंने तेरे पापा और मुझसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी है। ऐसा मत कर बेटा, चल बाहर चल और उनसे मिल ले। मैंने कहा ना आपसे माँ, मुझे पराग की शक्ल तक नहीं देखनी। और आप दोनों को क्या लगता है कि वो सुधर चुका है? अरे ये तो बस उसका नाटक है और कुछ नहीं माँ। अरे ये सब तो क्या कह रही है मिताली? ऐसे भी कोई कर सकता है क्या? और दामाद जी को अगर तुझसे प्यार ही नहीं होता तो फिर वो तुझे यहाँ पर लेने ही क्यों आते? देखो माँ, आप मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। और अगर आपको मेरे इस बर्ताव से तकलीफ हो रही है तो आप मुझे वो भी बता दो। मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी, रह लूंगी कहीं और। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू? एक बार मेरी बात तो सुन। मिताली इंदु की कोई बात नहीं सुनती और वो दरवाजा बंद कर लेती है। और उस दिन पराग मिताली से बिना मिले ही वापस चला जाता है। क्या उसने तुझसे मिलने से मना कर दिया? अरे इतनी नालायक और ढीठ कैसे हो सकती है ये लड़की? सच में मन तो करता है कि जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाओ। कोई बात नहीं माँ, मैं यहीं पर हार नहीं मानूंगा। मैं मिताली की नजर में अच्छा बनकर ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कितने भी पापड़ बेलने क्यों ना पड़े। आप उसकी चिंता मत करो। आपकी बहू रानी, मेरा मतलब आधी नौकरानी, कुछ ही दिनों में घर में आकर ही रहेगी। हाँ बेटा, बस सब ऐसा ही हो जाए, क्योंकि मैं तो पक गई हूँ घर के सारे काम कर करके। फिर पराग तबीयत खराब होने का नाटक करता है और घर पर सलाइन लगा लेता है और ये सब कुछ लाजवती इंदु को बताती है। क्या ये आप क्या बोल रहे हो लाजवती बहन? दामाद जी को घर पर सलाइन लगाई है? हाँ इंदु बहन, जब से मिताली गई है तब से पराग ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है और उस कारण उसकी तबीयत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। ये भगवान, आप मिताली से कहिए ना कि जल्दी से आकर वो पराग से मिले, एक बार उससे बात कर ले। हाँ बहन जी, मैं कहती हूँ उससे। आप चिंता मत कीजिए, दामाद जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर मिताली को भी ये सारी बातें पता चलती है। क्या वाकई में उसकी तबीयत खराब है? हाँ मिताली, बाकी सब तो नाटक हो सकता है, लेकिन तबीयत खराब होने का नाटक कोई कैसे कर सकता है? हाँ भाभी, अब तो मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। अरे बेवकूफ लड़की, तू तो अभी तक अपनी भाभी से ही बात करते हुए बैठी है। जा अपने पति के पास जा। हाँ माँ। फिर मिताली पराग के पास चली जाती है और मिताली को देखकर पराग बहुत खुश हो जाता है। मुझे पता था मिताली कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी। यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया मिताली, लेकिन अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे खाना पीना कौन छोड़ता है भला? तो मैं भी क्या करता मिताली, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी अहमियत पता चली। मुझे ये भी पता चला कि मैं कितना गलत था और तुम कितनी सही थी। मुझे माफ कर दो मिताली, लेकिन मुझसे दूर मत रहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना अब मेरा मन ही नहीं लगता। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। जाने अनजाने में मैंने भी तेरे साथ बहुत गलत किया है, गलत गलत बोला है, पर अब और नहीं। अब हम तीनों साथ में खुशी से रहेंगे। पर तू अपना सामान लेकर यहाँ पर वापस लौट के आ, क्योंकि ये तेरा घर है और तू इस घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी ही रूठ कर जाए तो कैसे चलेगा भला? हाँ मिताली, और मैंने जो भी किया है वो सब दोबारा नहीं होगा। प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। हाँ बहू, और मैं भी तेरे साथ पहले जैसे पेश नहीं आऊंगी। तू मुझे उल्टा बोलती थी, लेकिन गलत बातों के लिए उल्टा बोलती थी। उसके सिवा तूने कभी मेरा अपमान नहीं किया। अरे तुझ जैसी सर्वगुण संपन्न बहू मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिल पाएगी। सच में, वापस आजा बहू। उन दोनों की बातें सुनकर मिताली सोच में पड़ जाती है और उसके बाद वो अपना फैसला सुनाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर रहने जरूर आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मिताली? तुम्हें मेरे पापा को 2 महीनों का बचा हुआ किराया देना होगा और एसी और गीजर के पैसे भी देने होंगे। उसके बाद ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी, क्योंकि वो उनके मेहनत के पैसे हैं।
हे भगवान, अब मैं इससे क्या कहूँ? इसने तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। पराग और लाजवती मिताली की ये शर्त सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें